शैली जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारे अध्ययनशाला चल रही है नव्यान शैली में बुद्धिज्म को अध्ययन करने का तरीका, तो वहां पे भी अनिश्चितता का के सिद्धांत का विशेष महत्व है। जैसा हमने कहा था कि जो आधारभूत सिद्धांत है नवयान के, वो एक अनीश्वरवाद है, दूसरा अनात्मवाद, और इतना ही महत्वपूर्ण तीसरा जो हम देख रहे हैं आज, अनिश्चितता का सिद्धांत है। अनिश्चितता का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो ये कि बुद्ध के तमाम सिद्धांतों की तरह, या जो भी उन्होंने नियम भी बनाए थे या जो सिद्धांत दिए थे, सभी सिद्धांत वो थे बुद्ध के द्वारा खोजे हुए थे। बुद्ध ने पैदा नहीं कर दिया कि मैंने अपना सोच लिया है, आज से मैं दुनिया को ये सिद्धांत दे रहा हूं, अब तुमको चलना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने कह दिया है और मैं बुद्ध हूं, मेरी बात टालने वाले तुम कौन होते हो? कभी नहीं। बुद्ध कौन थे? बुद्ध वो थे जिन्होंने प्रकृति को समझा, प्रकृति की सच्चाई को समझा, और जिस सच्चाई को उन्होंने जाना, उस सच्चाई को हमारे सामने, अपने भिक्षु संघ के सामने रख दिया। सच्चाई थी इसलिए बुद्ध ने माना। बुद्ध बोल रहे हैं इसलिए सच्चाई नहीं है। ये अंतर हमेशा, इस बात का होश हमें बना रहना चाहिए। जहां हमने होश खो दिया कि बुद्ध ने कहा होगा इसलिए सच होगा, अब तो मानना ही पड़ेगा, कोई मजबूरी नहीं है, सीधे विद्रोह कर दीजिए, हमको नहीं मानना। लेकिन पहले थोड़ी देर रुकिए, सोचिए कि बुद्ध ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये मैं कह रहा हूं मान लो। बुद्ध वो कह रहे हैं जो दुनिया की सच्चाई है, ब्रह्मांड की सच्चाई है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो वो फैक्ट बुद्ध ने पहले खोजा और वो फिर हमको बता रहे हैं। अब हम कहे कि हम इस फैक्ट को नहीं मानते हैं क्योंकि हम बुद्ध को नहीं मानते, तो ये हमारी बेवकूफी होगी। बुद्ध की इसमें कोई गलती नहीं, ये हमारी बेवकूफी होगी क्योंकि सही बात उन्होंने खोज के हमको बता रहे हैं। अब अगर हम उसको नहीं मान रहे हैं, सही सही चीज को सही, तो ये हमारी गलती है, बुद्ध की गलती नहीं। तो इसलिए इस सिद्धांत को बड़ी ध्यान से समझना होगा। अनित्य, अनित्य परमानेंस, कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आज है, इस वक्त, इस क्षण जो है, वो वैसा हमेशा के हमेशा कायम रहेगा। हर चीज बदलेगी, हर चीज को बदलना ही होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस बात को कोई नहीं टाल सकता। अब कोई कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी अनोखी बात कह दी, ये तो सभी जानते हैं कि हर चीज बदलती है। नहीं जानते, सच्चाई है। हम कभी कभी दावा कर लेते हैं कि हम ये बात जानते हैं, ये तो बड़ा कॉमन सेंस है, सभी जानते हैं, लेकिन ये कहने की बात है। अनित्यता का सिद्धांत जीवन में बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। बौद्धिक स्तर पर समझ भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन जब हमारी दैनिक जीवन की चर्या होती है और उसमें किसी मुसीबत में, किसी भी चीज को जब जूझते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि अनित्यता को याद रखना हम भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि हमको होश ही नहीं रहता है, और ये हमको बड़ा गड़बड़ कर है। अनित्यता का सिद्धांत घोर आशावादी है। पहली चीज की ये सत्य है, जैसा बुद्ध हमेशा कहते थे कि बिना सत्य के तो कोई चीज होती ही नहीं। दूसरी बात कि ये आशावादी सिद्धांत है, ये हमको होप देता है, आशा देता है, जीने की प्रेरणा देता है, प्रेरक है। ये हमको उत्साह देता है और हमें अर्थपूर्ण जीवन जीना सिखाता है। इतनी सारी विशेषताएं इस अर्थ की हो गई। अब आप कहेंगे कि भाई पहली बार मैं किसी सिद्धांत की बात कर रहा हूं, तो सिद्धांत के बारे में समझाने से पहले उसकी विशेषताएं गिना दी। निश्चित रूप से आज पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो इसके पीछे कुछ कारण है। कुछ सालों पहले अपने एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी और मैं अनित्यता के बारे में बात कर रहा था। जैसी अनित्यता के बारे में मैंने बात करना शुरू किया, वो भी बुद्धिस्ट है लंबे समय से, और हमारी नागपुर में बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई रत्नेश, ये जो तुम बोल अनित्यता का सिद्धांत बोल रहे हो, भले ये बुद्ध का दिया हुआ सिद्धांत है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये हमको बड़े निराशा में, दुख में धकेल देता है। हमको ये आगे बढ़ने से रोकता है, हमको ये
पिछड़ा बनाता है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अरे भाई, इतना अच्छा सिद्धांत जो सत्य है, पहली चीज तो ये, अब जरूरी नहीं कि हर बार सत्य कड़वा ही होगा, सत्य है, ये सच्चाई है, तो पहली चीज तो ये सत्य है। अब जब सत्य है तो इसको मानना ही पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना पसंद हो। आपकी और मेरी पसंद क्या मायने रख रही है? दुनिया जिस चीज से चल रही है उस चीज को हमको जानना ही होगा और समझना ही होगा, और उसके हिसाब से हमको ढलना होगा, क्योंकि दुनिया तो जैसी चलना है, जिस नियम से चलना है, हमको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वो हमारे साथ थोड़ी प्रकृति एडजस्ट करेगी। तो पहली चीज तो ये सत्य है, इसलिए इसको टाला ही नहीं जा सकता है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि ये निराशावादी है, तो हमने कहा कि भाई ये घोर आशावादी है। अनित्यता का दर्शन हमको इतनी ज्यादा ऊर्जा, उत्साह, अर्थपूर्ण जीवन और प्रेरणा देने का काम करता है, ऐसा कोई अन्य सिद्धांत इसकी तुलना में हमको नहीं मिलेगा। तो बड़ा महत्व का सिद्धांत है। इसका जो नेगेटिव पक्ष है इस सिद्धांत का नहीं, अनित्यता को जो नहीं समझता है, जो अनित्यता को नहीं समझता, वो क्या समझता है कि सब कुछ स्थायी है, जो जैसा है वो हमेशा वैसा रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला। अगर हमने ये सोच लिया कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, हमको जो हासिल हो गई ताकत, पैसा, रुपया, मान सम्मान, यश, जो मिल गया वो हमेशा कायम रहेगा। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत कभी नहीं टूटेगी। बहुत बड़ी गलती है। हम मिथ्या में पड़ जाते हैं, और मिथ्या में पड़ जाते हैं, हम मोह में पड़ जाते हैं, आसक्ति में पड़ जाते हैं, हम में झूठा गुमान, झूठा रौब और दूसरों से द्वेष आने लगती है। अब ये बातें ऐसा क्यों होता है, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम बिल्कुल सकारात्मक पक्ष पे चल रहे हैं कि ये क्यों सत्य है, क्यों आशावादी है, क्यों प्रेरक है, क्यों उत्साह दे रहा है, क्यों अर्थपूर्ण जीवन जीने की हमको सीधे सीधे शिक्षा देता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि सत्य क्यों है। सत्य इसलिए क्योंकि ये फैक्ट है। बुद्ध वो थे जो फैक्ट थे, फैक्चुअल थे। बुद्ध को तथागत क्यों कहते थे? क्योंकि तथ्य पे चलने वाले। जो फैक्ट है उसको मानेंगे, फैक्ट से ना इधर ना उधर, तथ्य को मानेंगे। तो तथ्य को मानते हुए अगर इस चीज को देखा जाए, सिद्धांत को, तो पहले हम ये पाते हैं अनित्यता ये सिखाती है हमको कि दुनिया में कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई इसका क्या मतलब हुआ स्थायी नहीं है, हम तो बहुत सारी चीजों को स्थायी देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, दुनिया में स्थायी दरअसल कुछ भी नहीं होता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, होगा खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत लोग खूबसूरत होते हैं, और खूबसूरती पे घमंड आ जाए उसको कि मेरे जैसा सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? है। कुछ क्षण की, कुछ सालों की, कुछ महीनों की, चलो 10 साल तक सुंदरता बरकरार रहेगी, उसके बाद तो नष्ट होना ही है ना। वो अनिश्चितता का बोध जिसमें नहीं होता है, उसको जो गुण प्रकृति ने दे दिया अथवा किसी बाहरी कारण से उसको मिल गया, उसको पकड़ के बैठ जाता है। अनित्यता को समझने के लिए वैसे तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन कभी कभी उम्र भी बड़ा मायने रखती है कि हमारी उम्र कितनी है। अनित्यता को अगर हम किसी छोटे बच्चे को समझाने जाए, तो अगर बच्चा बुद्धिमान है तो बड़े जल्दी समझ जाएगा, लेकिन बच्चा अगर उतना बुद्धिमान नहीं है, सामान्य, इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चा बेवकूफ है, बिल्कुल, बहुत समझदार भी बच्चा हो, लेकिन अगर उसका बुद्धि बहुत विलक्षण नहीं, विलक्षण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हद से ज्यादा तेज नहीं हो, उसको अनित्यता समझाना बड़ा कठिन होता है। वो ये कहेगा कि जो है मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरा प्यार, सब कुछ मेरा खिलौना, ये कहाँ छूटने वाला है, ये सब कुछ तो हमेशा के लिए कायम रहेगा। तो बच्चे को समझाना थोड़ा कठिन होता है, समझाना चाहिए भी, क्योंकि ये उसकी उम्र नहीं है कि हम उसको अनित्यता की शिक्षा देने लगे। और भी बहुत सारी बुद्ध की शिक्षाएं हैं जो बच्चे को समझाई जा सकती है। उम्र का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उम्र का ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अनित्यता का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो एक उम्र के बाद अगर व्यक्ति समझदार हो तो उसको बड़े जल्दी समझ में आने लग
जाएगा। समझदार नहीं हो तो 90 साल का भी हो जाएगा, अनित्यता को कभी नहीं समझ पाएगा। ये भी एक सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। उम्र बढ़ने से कुछ नहीं हो जाता है। इसलिए बुद्ध उम्र को कभी तवज्जो नहीं देते थे। वो कहते थे कोई बूढ़ा व्यक्ति है और 2 दिन पहले अगर वो बुद्ध के संग में शामिल हो गया और थोड़ी थोड़ी बातें सीखने लगा, और वहीं कोई 16 साल का बच्चा हो, युवा हो, वो 16 साल की उम्र से बुद्ध के संग में शामिल हो गया था, 10 साल बिता दिए, 26 साल का हो गया, और एक तरफ 80 साल का 90 साल का व्यक्ति आज ही संग में आया है, तो कौन ज्यादा सीनियर हुआ? वो सीनियर हुआ, बुद्ध कहते थे, जो 16 साल का है, उसने 16 साल धम्म को समझने में, संग को समझने में लगा, तो उसकी समझ ज्यादा गहरी हो। तो बुद्ध उम्र को मायने नहीं देख रहे थे, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उम्र कई बार बड़े मायने रखती। उम्र जो है हमको बहुत सारी चीज तजुर्बे देती है। अनिश्चितता भी उसमें से एक चीज है। उम्र के हिसाब से ही अपना उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जिन दिनों हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो बॉलीवुड में एक नई नई हीरोइन आई थी, मनीषा कोइराला, इलू इलू गर्ल कहते थे उसे। बड़ी खूबसूरत, उसकी बड़ी खूबसूरती के चर्चे होते थे, सब लोग उसको बड़ा पसंद करते थे। तो हर किसी को हीरोइन अच्छी लगती, हीरो अच्छा लगता, लगना ही चाहिए, यही तो उनका काम है, लोगों को अच्छे लगे। ठीक है, मनोरंजन करने के लिए तो वो हीरो हीरोइन बनते, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज उसी मनीषा कोइराला को आप देख लीजिए, समय ने कितना बदल दिया, रूप में कितना परिवर्तन आ गया है। कहाँ की खूबसूरती, सब कुछ खो गया। ऐसे हम बहुत सारी हीरोइंस को देखते हैं, हीरोज को देखते हैं, जो एक वक्त बड़े लोगों के लिए, युवाओं के लिए आदर्श हुआ करते थे। आज वो कहाँ हैं, कैसे हैं? जब हम उनको फेसबुक पे इधर उधर कहीं देखते हैं, तो अनित्यता बिल्कुल साफ समझ में आती कि अरे बाप रे बाप, हम कहाँ इनको क्या समझ रहे थे, और अभी देखिए असलियत कितना बदलाव आ गया है। प्रकृति जो होती है वो बदलाव करके ही रहती है। कोई भी जो जैसा है वो वैसा कायम कभी नहीं रह पाएगा। बदलना बेहद जरूरी है। क्यों बदलते हैं? क्योंकि दुनिया में हम इंसान की बात करें, जानवर की बात करें, कोई किसी नदी तालाब की बात कर ले, ये क्या है? ये कुछ तत्वों का मेल है। अब कुछ तत्वों का कुछ मेल है, कोई बड़ा खूबसूरत पहाड़ हो, कोई खूबसूरत तालाब हो, वो भी तत्वों का मेल है। जब मेल है किसी चीज का, मिलन से वो चीज बना है कुछ तत्वों के, तो कभी ना कभी तो वो विखंडित होगा ही वो तत्व। और जैसे विखंडित होंगे, अब वो अपना रूप खोना शुरू करेगा। रूप खोना शुरू करेगा तो उसकी जो पहचान थी, जो हमको सुंदरता दिख रही थी, अपने आप वो सुंदरता धीरे 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 हमारे सामने से कटती जाएगी, और हमको लगेगा अरे बाप रे, पहले ये ऐसा था और अब ऐसा हो गया। आश्चर्य होगा हमको, आश्चर्य होना स्वाभाविक है। लेकिन जो अनित्यता को बड़ी अच्छी तरह समझ जाता है, वो बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेता है कि ठीक है भाई, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसी की वजह से ये जो हमारा हीरो जो फेवरेट हुआ करता था, कभी ऐसा था, अब ऐसा हो गया। हीरोइन जो हमारी फेवरेट थी, पहले ऐसी थी, ऐसा ही हो गई है। ये जो चीज है, ये पहले बड़ी खूबसूरत थी, आज ऐसी हो गई है। तो इसको समझना आसान होता है। अब जो विखंडित होने की सच्चाई जान लेता है, अनित्यता की सच्चाई जान लेता है, उसको एक और बड़ा फायदा होता है कि अगर आप किसी बड़े पद पर पहुंच गए हो, कलेक्टर बन गए हो, प्रोफेसर बन गए हो, बहुत सारे लोग नौकर चाकर आमने सामने घूम रहे हो, स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो लगने लगता है कि बाप रे बाप, मैं इतना बड़ा हो गया, हर कोई मेरा सम्मान कर रहा, हर कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, हर कोई गुड इवनिंग बोलता है, बिल्कुल झुके रहता है मेरे सामने, तो मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ बाकी लोगों से। जिस दिन उसकी नौकरी गई, नौकरी तो कभी ना कभी जाना ही है, या तो रिटायरमेंट की वजह से चली जाएगी, या किसी केस में फंस कर बीच में ही बर्खास्त कर दिया, तब क्या होगा? तो इतना बड़ा सदमा लगता है, जो उसको नित्य मान लेता है अपनी पोजीशन को, कि जैसे ही उसके हाथ से पावर जाता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है, बेचारा मर जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू के ससुर, एनटी रामाराव मुख्यमंत्री थे वो, और उनको लगा कि मुख्यमंत्री हूं और हमेशा के लिए कायम रहूं, तो बड़े पावरफुल नेता थे, जनप्रिय थे, लोकप्रिय थे। आंध्र प्रदेश की जनता उनको अपना हीरो मानती थी, पूरी जनता उनके साथ। उन्होंने सोचा कि भाई मुझे अपने पद को स्थायी रखना है,
तो अपनी पार्टी में अपने परिवार के लोगों को ही अधिक से अधिक रखो, ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो, कोई विद्रोह ना कर दे। विश्वसनीय आदमी कोई चुन चुन के रखते, तो सारे विश्वसनीय आदमियों को अपने पार्टी में शामिल करते रहे। और इसी तरह से उन्होंने अपने दामाद को भी पार्टी में शामिल कर लिया और बहुत सारी पोजीशन दे दी, उनको पावर दे दिया। जो होना था वही हुआ। सबसे पहला धोखा किसी ने दिया उनको, तो उनके दामाद ने ही दे दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने और एनटी रामाराव को धोखा हुआ, कुछ समय बाद ही बेचारे के हृदयाघात हो गया, हार्ट अटैक, मर गए, जान चली। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सोच लिया था कि मैंने जो पोजीशन पाई है पावर पॉलिटिक्स में, कि कायम रहेगी, स्थायी रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। जैसे ही वो एक झटके में पोजीशन गई, बर्दाश्त। जो भी इस चीज के लिए तैयार नहीं रहता है कि जो आज मेरे पास है वो कल जा सकता है, कुछ क्षण बाद जा सकता है, तो उसी को हार्ट अटैक सबसे ज्यादा, क्योंकि वो तैयार नहीं होता, उसका दिलो दिमाग बदल भी सकती है परिस्थिति। वो जो होश रहे जिस व्यक्ति को अनित्यता का, उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे उसका पावर जाता है, ठीक है भाई, कल तक था पावर, आज नहीं है, कल तक थी सुंदरता, आज नहीं है। वो उसको बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेगा, और जो सहजता से स्वीकार कर लेगा उसको कभी दुख नहीं होगा। तो जो अनिश्चितता है वो हमको मोह से मुक्त करती है, आसक्ति से मुक्त करती है, घमंड से मुक्त करती है और द्वेष से मुक्त करती है। हमको कभी अभिमान में नहीं रखती है। जिस व्यक्ति को अनिश्चितता का होश होता, बड़ा होशपूर्ण जीवन जिएगा, वो कभी घमंड आसक्ति कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, दूसरा फायदा क्या है? आशावादी होना सिखाता है अनिश्चितता। अनिश्चितता कैसे आशावादी होना सिखाती है हमको? जो कि बड़ी अच्छी बात है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध ने ये पाया है कि दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है जो स्थायी है, हर चीज बदलेगी। जब हर चीज बदलेगी तो फिर परेशान कैसे होना? इस बात को बड़ी अच्छी तरह चार्ली चैपलिन ने समझा। चार्ली चैपलिन का नाम सभी जानते होंगे, एक फिल्म स्टार हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की कॉमेडी बड़ी अच्छी उनकी फिल्में रहती थी। वैचारिक रूप से भी चार्ली चैपलिन बड़े उच्चतम स्तर के व्यक्ति थे, और उन्होंने जमीनी संघर्ष झेला था, गरीबी से संघर्ष करते हुए ऊपर गए थे। तो उनकी समझ बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि दुनिया में हर चीज अनित्य है, ये सच्चाई है। जब हर चीज अनित्य है तो आज जो आप दुख झेल रहे हो, परेशानी झेल रहे हो, कष्ट झेल रहे हो, मुसीबत झेल रहे हो, भाई वो भी तो अनित्य ही होगी ना। तो इसलिए चिंता मत कीजिए, कुछ समय बाद वो भी चली जाएगी। उसको सिर पे ओढ़ के मत बैठ जाइए कि अरे बाप रे बाप, मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को इसने गाली दे दी, इसने मुझे पीट दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मैं क्या करूं? हताशा में डूब जाएगा वो व्यक्ति जो अनित्यता को नहीं जानेगा। जहां अनित्यता का हमको होश रहेगा तो हम जाने कि ठीक है भाई, अभी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, किसी कारण से, परिस्थिति वश किसी के धोखा दे दिया, कुछ हुआ, लेकिन जो स्थायी अभी हम नीचे गिरे हैं तो हमेशा के लिए गिरे नहीं रहेंगे, हम ऊपर वापस आ सकते हैं। तो अनित्यता एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति को ये उत्साह देती है, आशा देती है कि वो अगर प्रयास करे तो बेहद मजबूत हो सकता है। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं हो, उसे ये संबल देती है कि ठीक है, आज मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर मैं प्रयास करूं तो मैं करोड़पति अरबपति भी बन सकता हूं। और बने हैं लोग, ऐसा तो नहीं है ना कि फुटपाथ पर रहने वाले लोग अरबपति खरबपति नहीं बने, बने हैं, बनते हैं, ये फैक्ट है। कोई मूर्ख व्यक्ति हो जिसको कुछ भी नहीं आता जाता हो, जैसे कालिदास के बारे में कहा जाता था कि वो महामूर्ख व्यक्ति था, वो जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था, वो उसको ये नहीं पता था कि अगर इस पेड़ की डाल को काट दिया तो उस डाल के साथ मैं गिर जाऊंगा, इतनी भी समझ नहीं थी। कहते हैं वो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बन गया, क्योंकि जब उसने समझ लिया कि भाई मुझे कुछ करना है तो विद्वता आ जाएगी। वरना लोगों ने बोल दिया कि तुम बेवकूफ है, तो खुद भी मानने लग गए कि हम ही बेवकूफ है, और बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, हम आदतन मूर्ख है, हम कभी नहीं सुधर सकते, हमें कोई सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जो जैसे रूप में पैदा हो गए वो नित्य है। जहां नित्यता की भावना हमने आ गई, हमारी प्रगति रुक जाए। तो उदाहरण है हमारे सामने बहुत सारे। कोई कहे कि भाई तुम बड़े बदसूरत हो,
तो बदसूरती को सच्चाई मान ली कि मैं बड़ा बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। जहां दुनिया ने हमको बदसूरत कहा और हमने कहो अपने आप से कि अरे भाई दुनिया बदसूरत कहती है लेकिन आप बड़े खूबसूरत है, दुनिया प्रकृति में हर चीज खूबसूरत होती है। दुनिया में 10 लोग आपको बदसूरत कहते होंगे लेकिन कोई ना कोई शख्स जरूर होगा जो आपको पसंद करता होगा, आपकी खूबसूरत समझता होगा। ये आशा हमको होना चाहिए। और जैसे हमको लगे कि हम खूबसूरत हो सकते हैं, हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। बदसूरती खूबसूरती होती क्या है? सिर्फ और सिर्फ कुछ भी कहे, सच्चाई ये है कि ये भी हमारी मन की कल्पना होती है। ये फैक्ट नहीं है। दुनिया में कोई व्यक्ति जिसको हम खूबसूरत कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को खूबसूरत लगे। और जिसको बदसूरत कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई उसे बदसूरत है। इसका उदाहरण भी हम दे देते हैं। जैसे हमने पहले भी कभी कहा था कि अगर हम मध्यकाल की बात करें और उसके पहले भी चले जाए, खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियां देखें, तो उस काल का जो सौंदर्य, इसकी चपटी नाक हो, मोटा शरीर हो, बिल्कुल वही बोला जाता था कि खूबसूरत महिला। और आज हमारे यहाँ पे पुरुष को भी ऐसी कहा जाता था। आज हमारे बॉलीवुड ने खूबसूरती का पैमाना बदल दिया। पतले पतले मुंह, चिपटे चिपटे मुंह, ऐसा जिसका हो बोलता है बड़े खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है। तो समय के साथ साथ लोग जैसे पैमाने बना देते हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपने आप को सांचे में डालने लगते हैं कि अच्छा मैं ऐसा हो जाऊंगा तो खूबसूरत दिखूंगा, ऐसा नहीं रहूंगा तो बदसूरत होऊंगा। पूरा बकवास है। हमको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। खूबसूरती बदसूरती कोई चीज नहीं होती। अगर हमने मान लिया कि अरे हमको जैसा दुनिया कह रही, लेकिन हम अच्छे हो सकते हैं, हम अच्छे दिख भी सकते, अच्छे सोच भी सकते, हर चीज संभव है, तो हम लोग अच्छे हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। अब जैसे हमने थॉमस अल्वा एडिसन की बात करते हैं, सभी जानते हैं कौन है। बड़े बल्ब का आविष्कार किया, बड़े बड़े उन्होंने आविष्कार। उनके बारे में ये कहा जाता था, कहानी ज्यादा सच्चाई है, कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के टीचर्स ने एक दिन परेशान हो गए, बोला इसको जो भी पढ़ाते हैं इसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं, बड़ा बेवकूफ बच्चा है, क्या करें इसको, कैसे पढ़ाए। परेशान होकर उन्होंने उसकी माँ को बुलाया और बोला कि मैडम जी, आपके बच्चे को आप ले जाइएगा, हाथ जोड़ते हैं हम, इसको पढ़ाना हमारे बस में नहीं है, महा बेवकूफ है आपका बच्चा। तो एक चिट्ठी लिख के दे दे कि आपका बच्चा निहायत ही बेवकूफ है, तो हमारा स्कूल सक्षम नहीं है कि इसको पढ़ा सके, आप जानो जो करना है वो करो, लेकिन स्कूल से इसका नाम हटा के ले आओ। चिट्ठी दे दी तो उसकी माँ ने चिट्ठी रखी। एडिसन को बोला कि चलो कल से अपन इस स्कूल में नहीं आएंगे। तो एडिसन ने कहा ऐसा क्यों ना। तो उसकी माँ बड़ी समझदार, बड़ी समझदार। उन्होंने ये नहीं बताया कि स्कूल वालों ने ये कह दिया कि तुम निहायत ही मूर्ख हो और हम तुमको नहीं पढ़ा सकते। वो जानती थी अगर मैंने ये बात कह दी तो बच्चा इस बात को सच मान लेगा कि सारे टीचर्स ये कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, तो वो तो उसी चीज को नित्य मान लेगा। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग से कहा, उन्होंने कहा बेटा, स्कूल प्रशासन ने ये कहा है कि जो थॉमस अल्वा एडिसन है, कि इतना बुद्धिमान बच्चा है, इतना विद्वान है कि इसको पढ़ाने में हमारे टीचर्स को बड़ी दिक्कत हो रही है। इसका तो टीचर से भी ज्यादा दिमाग है, तो हमसे भी अधिक दिमाग वाले बच्चे को कोई टीचर कैसे पढ़ाएगा। तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि तुम इसको घर में ले जाओ, तुम इसको खुद पढ़ा लो, स्कूल की जरूरत ही नहीं है इसको, बिना स्कूल के ये अच्छी पढ़ाई कर सकता है। एडिसन बड़े खुश हुए, क्या बात है। और उसकी मम्मी भी बड़ी खुश हुई। बड़े प्यार से उसकी माँ ने उसको पढ़ाना शुरू किया। कोई स्कूल नहीं गया, घर में पढ़ते गया, पढ़ते गया, पढ़ते गया, पढ़ते गया, दिमाग खुलते गया। और उसकी मम्मी उसको बार बार जोश देती है। उसकी माँ जो थी अनिश्चितता को बड़ी अच्छी तरह समझती कि आज मेरे बेटे को अगर बेवकूफ कहा जा रहा है, आजीवन बेवकूफ नहीं रहेगा, कि महाविद्वान बन सकता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, बहुत अच्छी सोच हो सकती है। वो प्रयास करती रही। और एडिसन भी खुश हो कि चलो भैया मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मेरे को स्कूल नहीं पढ़ा पा रहा है, मेरी माँ पढ़ा रही है। बड़ी खुशी से पढ़ता गया, पढ़ते गया, पढ़ते गया। और बाद में सबने देखा कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक बन गए। और जब बहुत साल हो गए, उसकी माँ भी मर गई थी। उसने एक दिन वो बेटी, वो
बंदूक जिसमें चिट्ठी थी उसमें ताला लगा था, उसको खोला और जैसे खोला तो किताब के अंदर नाम लिखा तो उसको याद आ गया तो मेरे स्कूल का नाम है जहां मैंने कभी एडमिशन लिया था। और जहां के टीचर्स ने ये कहा था कि मैं बहुत विद्वान हूँ इसलिए हम तुमको पढ़ाएंगे नहीं, चलो इस चिट्ठी को खोल के देखते। जैसे ही चिट्ठी को खोल के देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए कि अरे बाप रे, चिट्ठी में तो ये लिखा था कि थॉमस एल्वा एडिसन निहायत ही बेवकूफ है, इसको हम पढ़ा ही नहीं सकते। तो देखिए अनिश्चितता ने कैसे काम कर दिया, जिसको पूरी दुनिया ने, पूरे स्कूल ने बेवकूफ का लेबल लगा के स्कूल से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया था, वो बच्चा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बन गया। तो अनिश्चितता इस रूप में हम आशा के रूप में देखते हैं। कितना आशावादी है कि अगर वो मान लेता या उसकी माँ मान लेती कि भाई मेरा बेटा बेवकूफ है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो सारी जिंदगी वो बेवकूफ ही रह जाता। अनिश्चितता पे विश्वास आ गया, मेरे बेटे को आज बेवकूफ कहा जा रहा है, लेकिन अगर मैं प्रयास करूं और वो प्रयास करे वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, तो क्यों नहीं होगा, वो हो गया। जैकी चैन का उदाहरण ले लेते हैं। बचपन में बड़ा कमजोर था, गरीब घर का बच्चा था, माँ बाप के पास पैसे नहीं थे कि उसको वो पढ़ा सके। उन्होंने चाइना का एक हॉस्टल देखा जहाँ पे बच्चों को फ्री में खाना भी मिलता था, रहना भी मिलता था, पढ़ाई भी होती थी, एडमिशन करा दिया। सारे गरीब बच्चे थे वहां पे, जैकी चैन ने भी उसमें एडमिशन ले लिया। जैकी चैन दुबला पतला था, जाहिर सी बात है गरीब घर का बच्चा था तो कुपोषित भी रहा होगा। तो हर कोई वहां के हॉस्टल के बड़े बड़े जो दादा बने बच्चे घूमते थे, रोज उसकी पिटाई करते थे, कोई थप्पड़ मार रहा, कोई लात मार रहा, कोई जूते मार रहा, कोई किक मार रहा, रोज पिटता रहता था, रोज पिटता रहता। चलते रहा, सहते रहा। एक दिन उसने देखा कि उससे एक नए बच्चे का एडमिशन हुआ, उससे उम्र में बड़ा छोटा था जैकी चैन के ऊपर। उस बच्चे पे जब इन दादा उन लड़कों ने हमला कर दिया, उसने बोला बहुत हुआ, खड़ा हुआ उसकी रक्षा के लिए और लगाई एक दो किक। जैसे ही देखा कि अरे बाप रे, सारे लड़के डर गए कि तो बड़ा ताकतवर है। और उसके बाद वहां पर उसका अच्छा खासा रौब जम गया और सारे जो बच्चों का शोषण होना था वो होना बंद हो गया। और जिस जैकी चैन को सबसे कमजोर माना जाता था, पूरे बच्चों ने मान लिया कि नहीं ये बड़ा मजबूत है और उसकी मजबूती को आ जाओ। बॉलीवुड में देख रहे हैं, तो जिसको कमजोर कहा जाता है ऐसा नहीं कि वो हमेशा कमजोर रहेगा। अभी हमने कुछ देर पहले बदसूरती का उदाहरण दिया था। हमारे देश में बदसूरती के बड़े अजीबोगरीब पैमाने होते हैं आज की तारीख में। पुराने जमाने में, मध्यकाल में और उसके मध्यकाल से प्राचीन काल में चले जाए, काले रंग का कोई व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कभी कुरूप नहीं माना जाता था, रंग भेदी नहीं था। धीरे धीरे हमारे यहाँ पे मध्य एशिया से लोग आते गए जो गोरे गोरे थे, उससे पहले ग्रीक आए, बाद में अंग्रेज आए, तो हम लोग रंग भेदी हो गए इस सब की वजह से। और इन लोगों का, जो गोरे लोगों का संबंध जो था, समाज का जो एलिट तबका था, जो पैसे वाला तबका था, इनसे ज्यादा रहा। इनके साथ उनके शादी ब्याह होते गए, उठना बैठना होता गया। तो हमारे देश का जो राजा रजवाड़े का तबका था और जो पढ़ा लिखा तबका था उस काल का, मध्यकाल तक और बाद में आधुनिक काल तक, इनका अंग्रेजों के साथ अच्छा रिश्ता रहा, शादी ब्याह भी हुए, शारीरिक संबंध भी बने। इसके चलते जो अपर क्लास हमारी इंडिया की है वो बिल्कुल गोरी 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 होती चली गई, और जो लोअर क्लास था, जो मिडिल क्लास था, उनका अंग्रेजों से इस तरह का संपर्क नहीं था, विदेशियों से इस तरह का संबंध नहीं था। तो उनके जो मूल रंग थे, मूल रूप थे, वो बरकरार रहे। अब जो अपर क्लास जैसा होता है वो समाज का आदर्श होता है। प्राचीन काल में जो अपर क्लास था वो काले रंग का होता था, चपटे ओठ वाला, मोटे नाक वाला हुआ करता था। समय बदल गया, विदेशियों के साथ संबंध होने के चलते 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 और वो रूलिंग क्लास बनते गए, तो समाज में सुंदरता का पैमाना वो हो गया। हम नहीं रहे, जो मूल निवासी या जो भी कह दीजिए भारत का एक तबका था, वो सुंदर नहीं माना जाने लगा, वो बदसूरत माना जाने लगा। इस चक्कर में रंग भेद आ गया। रंग भेद आया तो काले रंग वाले लोग पसंद नहीं आने लगे। हम सभी जो थोड़ा बहुत भी फिल्में देखता हो, फिल्म अभिनेत्री रेखा को जरूर जानता होगा। रेखा को कौन नहीं जानता होगा, नए बच्चे भी शायद जानते होंगे। अमिताभ बच्चन के साथ भी बहुत सारी फिल्मों में रही। रेखा की एक बड़ी परेशानी थी, जब फिल्म इंडस्ट्री के लिए संघर्ष कर रही थी, वो दक्षिण भारत की तमिलनाडु की थी, तो उनका रंग काला था। रंग काला होने की वजह से फिल्म डायरेक्टर उनको
मौका नहीं दे रहे थे। बोलते रहे तुम तो काली हो, तुमको हम नहीं लेंगे। फिल्म मिली, फिल्म के हीरो थे नवीन निश्चल। नवीन निश्चल को बहुत कम लोग जानते हैं, जो जानते होंगे अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस काली मदरसन के साथ फिल्म नहीं करूंगा। मुझे तरह तैयार हुए और बड़ी मुश्किल से उनकी फिल्म बनी थी, शायद नहीं बनी, पता नहीं। लेकिन समय का फेर देखिए, वो नवीन निश्चल जो गोरा हीरो था, अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझता था। उसकी बेचारे की दो कौड़ी की औकात नहीं रही कुछ दिनों बाद फिल्म इंडस्ट्री में। जो रेखा थी, जिसको काली की बदसूरत बोला गया था, वो सुपरस्टार बन गई। ये अनिश्चितता का उदाहरण है। रिजेक्ट कर रहे थे, वो देख लीजिए वो सुपरस्टार। तो ये अनिश्चितता का यहाँ पे भी हमको उदाहरण। तो अनिश्चितता हमें हमेशा प्रेरणा देती है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जो परिस्थिति में अभी आप हो, ये ऐसी हमेशा नहीं रहने वाली भाई, ये बदल जाएगी। तो अगर हम गुलाम के रूप में पैदा हुए हैं, तो ये मत सोचिए कि हम गुलाम के रूप में मरेंगे भी। वो तो बुद्धिन ऐबक भी तो गुलाम था, लेकिन वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। कितने लोग हमको ऐसे दिख जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, वर्तमान में देखेंगे, किसी कैसी परिस्थितियों से लोग संघर्ष करते हुए कहां पहुंच गए। अभी कोई कहे कि ये सब पुरानी पुरानी बातें क्यों बता रहे हैं भाई, तो नए उदाहरण भी देख लीजिए। पा रंजीत है फिल्म डायरेक्टर, कोई पैसे वाले घर के नहीं थे, बड़े कमजोर घर से निकले। और महाराष्ट्र के नागराज मंजुले को देख लीजिए, कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई की है। और जिस परिवेश में वो पैदा हुए थे, तो वहां तो असंभव था कि कोई बच्चा ये सपना देख ले कि बड़ा होकर वो फिल्म निर्देशक बन जाएगा। लेकिन उन्होंने सपना देखा, क्योंकि उनको पता था कि अनित्यता बहुत बड़ी सच्चाई है। आज मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, ऐसे माहौल में पैदा हूँ जहाँ थोड़ा भी पढ़ने लिखने का कल्चर नहीं। बचपन में तो वो अपराध भी किया, चोरी भी किया करते थे, अपने इंटरव्यू में खुद बता रहे थे। ऐसे माहौल से निकलता हुआ व्यक्ति जाता है कि मुझे कुछ करना है, फिल्म निर्देशक बनना है, सोच लिया था बचपन से। बस उस दिशा में वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, सफल हो गया और इतना शानदार फिल्म निर्देशक बना। और वो तो बहुत आगे जाएंगे जिस हिसाब से उनमें क्षमता है, क्वालिटी है, साफ दिखता है। तो ये हमारे बड़े अच्छे उदाहरण है कि अनिश्चितता को समझना होगा। जैसे हम हैं वो स्थायी नहीं है। कितनी भी परेशानी, कितनी मुसीबत हमारे सामने क्यों नहीं आ रही हो, भाई ये मुसीबत भी स्थायी नहीं है, बदलेगी। अब इसका थोड़े से और उदाहरण देख लेते हैं। यहूदियों का, यहूदी एक तेज रहे और इंटेलेक्चुअल भी बहुत रहे। अच्छा खासा इनका यूरोप पे प्रभाव था। इनके प्रभाव को देख के हिटलर इनसे चलने लगा, चिढ़ने लगा, ईर्ष्या करने लगा और चुन चुन के यहूदियों को उसने जला दिया। पूरे पूरे जर्मनी के यहूदी को खत्म कर दिया, लगभग खत्म कर दिया। लेकिन गुलाम बन गए, मारे गए, सब कुछ हो गया। लेकिन जो बचे हुए यहूदी थे, उनमें अनिश्चितता का होश था। ठीक है, आज हमको तुमने गुलाम बना दिया, आज हमारी संपत्ति छीन ली, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। और उनका संघर्ष इतना सफल रहा कि आज वो वापस दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली कौम अगर कोई है तो यहूदी हो गए। दूसरा उदाहरण भारत का ही हम देख लेते हैं, दूर क्यों जाते हैं। भारत का एक समुदाय देख लो, सिख समुदाय। सिख समुदाय ने हमेशा पीड़ा ही झेली। क्यों झेली है? क्योंकि वो ऐसी जगह पे उनका रहवास है, स्थान है, जहां वो रह रहे हैं, जहां से सारे विदेशी हमारे देश में आक्रमण करते हुए आते थे। वो तुर्की हो, मंगोल हो, मुगल हो, हर कोई वहीं से आया करते थे। तो बचपन से ही, पैदा होते से ही उन्होंने लड़ाई से संघर्ष करना सीखा। तलवारबाजी, युद्ध कला में अपने आप निपुण होते गए, क्योंकि हर कोई उनको ही रोनता कुचलता हुआ आता था। तो धीरे धीरे वो संगठित होते गए, मजबूत हो गए। और सिख धर्म में जब गुरु गोविंद सिंह उनके गुरु बने, उस समय उन्होंने मार्शल ट्रेनिंग भी लेना शुरू की और अपने कौम को बड़ा मजबूत कर लिया। अब मजबूत तो कर लिया उन्होंने, लेकिन बार बार उनके लिए मुसीबत हुई। जब थोड़ा बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, भारत आजाद हुआ, तो भारत का विभाजन हो गया, आधा भाग पाकिस्तान बचा हुआ। भारत और सिखों का राज्य था, जो अच्छा खासा भाग पाकिस्तान में था,
आधा भारत में था। दोनों जगह बेचारे पड़ गए। अब जाए तो जाए कहाँ। तो वहां से जो पाकिस्तान से सिख थे उनको भाग के, क्योंकि वहां के जो लोग थे उन्होंने हमला करना शुरू किया, तो उनकी जमीन जायदाद संपत्ति छोड़ के भाग के यहाँ आना पड़ा बड़ी मुसीबत से। लेकिन हार नहीं मानी, और ये हार नहीं मानी, और वो इतना शोषण सहने के बाद भी देखते देखते अपने आप को फिर बड़ा मजबूत कर लिया, बड़े अच्छी तरह स्थापित कर लिया। जब मजबूत अपने आप को स्थापित कर लिया और आजाद देश में पंजाब इतना बड़ा राज्य बन गया जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत को दिया करता था। एक जमाने में सबसे ज्यादा गेहूं और अनाज उत्पादन होता था, हर चीज में नंबर। और धीरे धीरे होते होते गड़बड़ होना शुरू हुई और वहां आतंकवाद पनप गया। आतंकवाद को भी होने चाहिए। और उसके बाद इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई तो भारत के तमाम मुख्य धारा के धर्म के लोग थे, सिखों पे तलवार लेके और भाले लेके टूट पड़े, जमीन लूट ली, दुकानें लूट ली, बर्बाद कर डाला उनको। लेकिन कोई असर नहीं, सब कुछ सहने के बाद वापिस वो फिर अपनी मजबूती में खड़े हो गए। आज गलती से भी कोई सिख को कोई आतंकवादी का लेबल नहीं लगा सकता। इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को मजबूत तरीके से सामने रखा, लोगों को सशक्त बनाया अपने आप को अनिश्चितता की वजह से। ऐसा नहीं कि हम सारी जिंदगी बस भीख मांगते फिरेंगे, अपनी रोना रोते सोएंगे, अरे अरे क्या करें, हम तो बड़े अच्छे थे लेकिन हमारे साथ ऐसा हो गया। बिल्कुल प्रेरणा उसको मिलती है अनित्यता को समझता है। सिख और अनित्यता यहूदी और अनित्यता कौन किस धर्म में पैदा हुआ ये समझा है कि नहीं समझा, ये मानने अनित्यता को समझ लेता है, वो अपने आप होश होने लगता है कि इस वक्त ये पोजीशन ही है तो मुझे करना क्या है। जो अनित्यता को नहीं समझेगा उसको जैसे ही कोई अच्छी पोजीशन मिल जाती, खाओ पियो ऐश करो, लगेगा अरे ये तो मिला है मुझे कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए, चलो ऐश करो ऐश करो ऐश करो। जो इस अनिश्चितता को समझ लेता है उसके एक क्षण मिनट का होश बुद्ध कहते हैं, क्योंकि वो समय का महत्व इसलिए समझता है कि उसको मालूम कायम है। तो इस सुविधा का मैं भरपूर उपयोग करूं अपने आप को मजबूत करने में, और मुझे जो जिम्मेदारी मिली उसमें एक क्षण के लिए इधर उधर नहीं, अपने आप की चीज आने लगती है। अनिश्चितता अगर हम समझ जाते हैं तो अब अपना ही उदाहरण ले लिया जाए कि जब से मैं अनिश्चितता को ज्यादा अच्छी तरह समझा तो मैंने कुछ जिम्मेदारी जो अपने लिए ली थी, खास करके मैंने अपना जो एक जीवन का उद्देश्य बनाया है कि ऐसी चीजें सामने लाना लिखित रूप में जो अभी तक नहीं आई है, कि लेखक के रूप में नई नई रचनाएं लोगों के सामने। बड़ी दिक्कत होती है, तमाम घर की परेशानियां होती है, समय नहीं मिलता है, विपरीत परिस्थितियां होती है, लेकिन अगर होश होता है कि भाई हमको ये काम करना है तो उन विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान काम कर लेता है, तो उसका एक सेकंड एक मिनट भी बर्बाद नहीं होने देता है। ये हर वो व्यक्ति करता है जिसको अनित्यता का होश, सिर्फ वही करेगा। जिसको अनित्यता का होश नहीं है वो आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटे समय बर्बाद करेगा बर्बाद कर रहा है, इसको पता ही नहीं। अनित्यता का जब हमें होश हो जाता है तो बड़े जागरूक हो जाते हैं समय को लेकर, तो अपने आप एक एक क्षण का सदुपयोग होने लगता है। अब एक एक क्षण का सदुपयोग होने का अर्थ कोई ऐसा मत सोच लीजिए कि सिर्फ काम 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 बाकी कुछ करे नहीं, इसका अर्थ नहीं है। वो व्यक्ति इसलिए सजग हो जाता है कि भाई कितना समय मुझे मनोरंजन के लिए देना है, तो बड़ी ईमानदारी से वो मनोरंजन के लिए ही देगा, उसमें फिर इधर उधर नहीं करेगा। हमारे देश के तो लोग ऐसे होते हैं कि मनोरंजन तक के लिए ईमानदारी से समय नहीं निकालते हैं। टॉकीज में जाएंगे, फिल्म देखेंगे और अपने मोबाइल में इधर इधर घुमाते रहेंगे, व्हाट्सएप में चेक करते रहेंगे और बोलेंगे कि बिना फिल्म देखे हमको एंटरटेनमेंट नहीं होता है। एंटरटेनमेंट बड़ा जरूरी है, और एंटरटेनमेंट के नाम पे जब फिल्म टॉकीज में गए तो वहां मोबाइल देख रहे हैं।
तो हमारे देश में ऐसे तमाम आपको लोग मिलेंगे जो बातें बड़ी बड़ी, मुझे तो एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। और जब एंटरटेनमेंट आपको दिया जा रहा है तो वहां पे एंटरटेनमेंट में भी कंसंट्रेशन नहीं, कम से कम उतना कंसंट्रेशन तो रखना ही चाहिए। वो अर्थ ये नहीं कि जीवन में व्यवहारिक रूप से कट जाएगा, अपने परिवार को समय नहीं देगा, मित्रों को समय, बिल्कुल नहीं। अगर परिवार के साथ भी बिता रहा है समय पूरे होश के साथ कि मैं अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना समय दे रहा हूं, तो बहुत अच्छी तरह दूं। ये नहीं कि साथ में ये भी चल रहा है वो भी टाइम दिया जा रहा है, नहीं। जब देना है तो पूरा दो। आप बड़े व्यस्त हो लेकिन मजबूरी है कि आपको कुछ समय परिवार के लिए देना ही है। 1 घंटा 2 घंटा आपको पिक्चर देखने जाना पड़ गया और आपकी कतई इच्छा नहीं हो क्योंकि आपको पता है कि मेरे जाने से कुछ काम प्रभावित होगा, लेकिन आप वो टेंशन लेके अगर हॉल में जाते हैं, पिकनिक जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, तो क्या वो आप काम, वो 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे वो काम कर सकते हैं क्या? वहां नहीं कर सकते। जब आपको पता है कि वहां वो काम संभव ही नहीं है, तो क्यों ना अपने मन को रिलैक्स किया जाए और कहा जाए कि ठीक है भाई, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ये 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे मेरे लिए बड़े नुकसानदायक हो सकते हैं इस काम को छोड़ने के लिए, लेकिन ये काम भी तो मेरा उतना ही जरूरी है ना, क्योंकि मैं पारिवारिक इंसान भी हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारी दोस्तों के प्रति भी है, परिवार के प्रति भी है, मित्रों के प्रति भी है, अन्य लोगों के प्रति भी है। और इसकी वजह से मुझे अगर 4 घंटे यहाँ देना पड़ रहा है तो वो जो अपनी जिम्मेदारी थी उसको वहां छोड़ दो भाई थोड़ी देर के लिए। अभी पूरी तरह जो नई जिम्मेदारी मिली है उसमें बताओ, तो इससे फायदा ये होगा कि हमारा माइंड रिफ्रेश है, तो हम ज्यादा अच्छी तरह वापस जब अपना काम करने का समय मिलेगा और उत्साह से करने लगेंगे। लेकिन अगर मनोरंजन के समय भी हम वही टेंशन लेके आ गए, अरे मैं यही कर लेता तो अच्छा होता है, काम पिक्चर कॉल में फंस गया, तो ना जहां पे हम रह के सुखी हो पाएंगे ना वो काम हो पाए, कुछ नहीं हो सकता सिवाय टेंशन के, स्ट्रेस के, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अनिश्चितता का मतलब यही है कि जीवन को होश से जीना, जीवन का महत्व समझना और पूरी ऊर्जा और उत्साह बने रहना, निराशा को बिल्कुल पास में नहीं आने देना। समय बाद हट जाएगा तो फिर हम लोग को बड़े तैयार रहना चाहिए उसके लिए, वो तैयारी करना हमको सिखाता है निराशा का। अनिश्चितता का एक बड़ा गंदा और बड़ा नेगेटिव अर्थ बौद्धों ने ही किया है, किसी और ने नहीं किया। हमारे बौद्ध इतिहास को देख लेते, अंतिम बात मैं वो कहना चाहूंगा, कैसा एक नेगेटिव अर्थ ले लिया है। वो दुनिया में हर चीज, कोई भी सिद्धांत कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सकारात्मक क्यों ना हो, अगर उसका एक नेगेटिव पक्ष पकड़ लिया, हर सकारात्मक चीज का भी एक नेगेटिव पक्ष होता है, तो हम बर्बाद हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक सकारात्मक सिद्धांत ले लिया जाए जो बुद्ध ने भी कहा है, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, क्या कहते हैं? बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमको सकारात्मक रहना, ये बड़ा अच्छा सिद्धांत है। तमाम मोटिवेशनल स्पीकर भी बोल रहे हैं, बुद्ध ने भी पहले कहा है। इस बात में कतई भी कुछ गलत नहीं। समस्या कहां से? समस्या यहाँ है कि जब हमको होश होना चाहिए कि नहीं भाई, सकारात्मक होना अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे सामने अभी हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको हमको विरोध करना चाहिए। तो विरोध करने की बजाय इसको सकारात्मक रूप से, अन्याय हो रहा, अरे हमको सकारात्मक रूप से सहना चाहिए, शोषण हो रहा, सकारात्मक रूप से सहना चाहिए, बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। तो सकारात्मकता का अर्थ ये नहीं होता है कि जो गलत हो रहा है उसको भी सही मानना, अरे गलत को गलत मानना, और गलत के खिलाफ हम जीत सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, ये सकारात्मकता होना चाहिए। तो सकारात्मक होने का, भी पॉजिटिव का इतना नेगेटिव इंटरप्रिटेशन लोग कर लेते हैं। जैसे हमारे देश में जब नोटबंदी जैसी बेवकूफी चीज सरकार ने लागू की थी और मजदूर और तमाम लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग भुखमरी का शिकार हो गए थे, तो खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे हालात हो गए थे, बैंक में पैसा है लेकिन निकाल नहीं सकते, बहुत बुरे दिन थे। तो वहां पे उसी दौरान जो प्राइवेट रेडियो चैनल्स हैं वो बी पॉजिटिव मैसेज दे रहे थे कि क्या हुआ, कितनी दिक्कतें आ रही, हम लोग को बड़े सकारात्मक रहना चाहिए क्योंकि सरकार ने कुछ किया है तो अच्छा ही किया होगा।
ये महाबेवकूफी है। अरे गलत किया है उसने, तो हमको ये हिम्मत होना चाहिए कहने की कि गलत किया है, इससे हमको नुकसान हो रहा है। सकारात्मकता सिर्फ इस रूप में होना चाहिए, चलो ठीक है हमारे पास खाने तो नहीं है, कुछ एडजस्ट करके हम जी सकते हैं, वो उम्मीद रहना अच्छी बात है। तो अनिश्चितता का जो बड़ा सकारात्मक उद्देश्य है, इसका हमारे बुद्धिस्ट लोगों ने और खासकर के भारत के बुद्धिस्ट लोगों ने, और अभी के नहीं हमारे पूर्वजों ने ऐसा नेगेटिव इंटरप्रिटेशन किया, मैं हल्की से वो बात करना चाहूंगा, और इसके चलते इस वैज्ञानिक सिद्धांत को पूरा बर्बाद कर डाला। जब हमारे देश में बौद्ध संस्कृति के बाद, जैसा हमने कहा था कि शुरू में एक विचार आता है, विचार के बाद संस्कृति आती है और संस्कृति के बाद सभ्यता, तो विचार धम्म के रूप में बुद्ध ने हमें दिया। उसके बाद में बौद्ध संस्कृति पनपी इस देश में। संस्कृति का ये परिणाम हुआ कि सम्राट अशोक जैसे लोग बौद्ध हुए, बौद्ध होने के साथ साथ भारत में बौद्ध सभ्यता आ गई, बौद्ध युग आ गया, लंबे सदियों तक चलता रहा। बड़ी अच्छी बात है, बौद्ध युग आ गया धीरे धीरे, तो लोगों के मन में अनित्यता का गलत इंटरप्रिटेशन प्रतिक्रांतिकारियों ने कर दिया कि भाई ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आज पूरा देश बौद्ध है तो क्या हुआ, बुद्ध तो खुद कहते गए कि सब कुछ अनित्य है, तो कुछ दिनों बाद ये बुद्धिज्म इस देश से नष्ट हो जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहो, आपका इतना बड़ा बौद्ध साम्राज्य तो कोई खुशी की बात नहीं है, कुछ दिनों बाद ये चूर चकना चूर हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा और यहाँ पे दूसरे लोग दूसरा धर्म हावी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, तो फिर हम इसकी रक्षा क्यों करें, क्यों धम्म को बढ़ाए, क्यों धम्म का प्रचार करें? अरे ये तो अनित्य है ना, अनित्य है तो इसका प्रचार करने में क्यों एनर्जी वेस्ट करें, इसको तो नष्ट होना ही है, जब नष्ट होना है तो हम प्रचार क्यों करें, क्यों हम बौद्ध संस्कृति बढ़ाएं? इस तरह की बात लोगों के मन में डाल दी गई, तो इतना अच्छा जो अनित्यता का सिद्धांत था इसको बर्बाद कर डाला गया। और ये हम लोग बिल्कुल, हमारे पूर्वज लोग कि धम्म की रक्षा के लिए, धम्म के प्रचार के लिए, धम्म के प्रसार के लिए बिल्कुल लापरवाह हो गए, और लापरवाह जैसे ही होंगे हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारा धम्म नष्ट ही होगा। तो अनिश्चितता का इस तरह से नेगेटिव अर्थ कोई लगाने की बात करता है तो सीधे खारिज कीजिए। अनित्यता का अर्थ ये सच है कि सब कुछ अनित्य है, लेकिन अनित्यता का अर्थ ये थोड़ी है कि आपने कुछ अच्छी चीज स्थापित कर दी तो वो खत्म ही हो जाएगी। अरे भाई, आप उसको जितना चलाना चाहोगे, उसमें जितनी उसकी सेवा करोगे, कोई गाड़ी खरीद के लाए, अगर उसकी साफ सफाई करते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, केयर करते हैं, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। कोई इंसान है, अपनी वो एक्सरसाइज समय पे करता है, ध्यान समय पे करता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है, अच्छी संगति करता है, उसकी हेल्थ बढ़ जाती है। ये थोड़ी कि अनित्य है, इसका मतलब मैं अपने शरीर को खत्म ही होना, मरना ही है। बुद्ध ने कहा तो मैं क्यों अच्छा खाना खाऊं, क्यों एक्सरसाइज करूं, क्यों ध्यान करूं? अरे जब सब कुछ अनित्य है, शरीर को नष्ट होना है तो वो तो हो ही जाएगा, तो मैं क्यों मेहनत करूं? ये बड़ा बेवकूफाना सोच रहे। ऐसी बेवकूफाना ऋणात्मक नेगेटिव सोच कभी नहीं आना चाहिए। जहां अनित्यता के नाम पे नेगेटिव सोच हमारे मन में आ गई, हम जो हैं उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, नीचे नीचे जाते जाएंगे, और जब पूरे गिर जाएंगे तो सारा दोष बुद्ध को मर देंगे। हमारी क्या गलती, बुद्ध हमको ये बोल के चले गए थे कि सब कुछ अनित्य है, इसलिए हम लोगों ने अपने आप पे ध्यान दिया। बुद्ध ने जबकि ये कहा कि हर चीज का होश होना चाहिए, होश से अगर हम जीने लग जाए, माइंडफुलनेस का कुछ लोग सिर्फ यहाँ लगाते हैं कि भाई हम बैठे हैं तो अपने बैठने का ध्यान दे, खाते समय खाना खाए, नहाते समय सिर्फ नहा, बड़ी अच्छी बात, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन यही अकेली माइंडफुलनेस नहीं है। माइंडफुलनेस बहुत व्यापक चीज है। वैचारिक स्तर पर जब हम माइंडफुल हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो एक एक सिद्धांत का हम व्यवहारिक पक्ष जानने लगते हैं और उसका महत्व समझ के उसका पालन करने लगते हैं। ये नेगेटिव अर्थ बेवकूफ टीचर्स हमको पढ़ा देते हैं कोई कि अनित्यता का मतलब सब कुछ नष्ट होना है, तो जो उसकी हम चिंता क्यों करें, वो तो जाना ही है। बहुत गलत बात है। जो हमारे पास है उसको हम जितना चाहे उसको कायम रख सकते हैं, पीढ़ियों तक आगे बढ़ा सकते हैं। दुनिया में हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच में संघर्ष चलता है, सही और गलत के बीच में संघर्ष चलता है। तो अनित्यता हमें ये सिखाती कि भाई जो सही है उसको बढ़ाने में पूरी कोशिश करें ताकि सत्य हमेशा जीतता रहे। अगर नहीं कोशिश तो ये तो सच्चाई
सत्य हार जाएगा, झूठ जीत जाएगा। तो सकारात्मकता के साथ अनित्यता को समझना होगा, गलती से भी निराशा के साथ अनित्यता को नहीं जोड़ना। अनित्यता बहुत घोर आशावादी सिद्धांत है। इसको आशावाद, प्रेरणा, अर्थपूर्ण जीवन के रूप में देखेंगे तो हमें तमाम फायदे होंगे। और अगर हमने इसको निराशा के साथ जोड़ दिया तो सिर्फ और सिर्फ हमको नुकसान ही होना है। इस तरह की सोच से हमें बचना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना टॉक यहीं समाप्त करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं, अपने विचार रखिए। आपका स्वागत है। कोई असहमति हो तो वो भी रख सकते हैं, बिल्कुल, और सहमति हो तो भी रखी जा सकती है। और कॉन्सेप्ट कोई समझ में नहीं आया हो तो क्लैरिटी के लिए पूछा जा सकता है। हेलो। जी हाँ जी सर, हाँ, आपने जो जय भीम सर, आपने जो अभी अनित्यता के बारे में बोला कि कभी कभी बेवकूफ़ी आना, एक्सट्रीम ले लेते हैं, मतलब इस चीज को नहीं किया तो जी बैलेंस्ड, मतलब कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है फिर? जी जी हाउ टू बैलेंस? आई अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एज इन बैलेंस्ड और सेंसिबल वे, हाँ ऐसा क्वेश्चन है मेरा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया समझ गया। उसी के रूप में ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को ये बता दिया कि सब कुछ अनित्य होता है। तो जब सब कुछ अनित्य होता है, हमारे टीचर्स जब हमको बताने लगते हैं ना, तो एक बड़े नेगेटिव एटीट्यूड के साथ बताते हैं कि भाई करिए। तो हमारे मन में ये आता है कि जो हमने एजुकेशन हासिल की है, जो पोजीशन हासिल की है, जो समाज में इज्जत हासिल की है, वो कल चली जाएगी। जाना तो हर चीज को है दुनिया में, ये सच्चाई। लेकिन भाई, जो आपने हासिल किया है उसको आप कितने लंबे समय तक कायम रख सकते हो, अगर आप होश से जीना, माइंडफुलनेस के साथ अगर आप जीना जानते हो तो। यानी अगर कोई व्यक्ति नया नया एथलीट बना और उसके मन में डाल दिया कि भाई एथलीट की कितनी जिंदगी होती है, कुछ दिनों बाद तो वो बेचारे चल भी नहीं पाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बड़े तेज दौड़ा करते तो आज बिस्तर पे पड़े हुए। वो पहले ही दिन वो निराश हो जाएगा कि अच्छा ये है सच्चाई, तो कल से मैं अपनी एक्सरसाइज ही बंद कर देता हूं। तो क्या हुआ, वो जो बड़ी उम्मीद थी कि वो बहुत आगे जा सकता है, उसने उम्मीद के पहले ही अपने आप को रोक दिया। कोई हमको अच्छी नौकरी मिली, अरे नौकरी तो सब कुछ अस्थायी होती है, कुछ समय बाद चली जाएगी, ऐसा हमारे मन में आ गया। तो जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या हम लोग मेहनत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, खुद ही अपने आप को रोक दिया। तो इस तरह का किसी भी फील्ड में हम आगे जा रहे हो तो हमको ये होश होना चाहिए कि ठीक है भाई, जो हमको पोजीशन मिली है ये जिंदगी भर कायम नहीं रहेगी, ये सच्चाई है। बेस्ट कर लेना, और अगर हम बेस्ट करके देंगे तो जो आज हमको मिला है हम इससे आगे भी तो जाएंगे। अनित्यता हमको ये भी तो बताती है कि जो है उससे आप आगे जाएंगे। तो अक्सर हमारे टीचर्स जो होते हैं हमको इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं अनित्यता के नाम पे। मैं बहुत सारे पंथों में लोगों को पढ़ा है, सुना है। तो अनित्यता का मतलब वो सिर्फ निराशा के रूप में, जो कुछ वो चला जाएगा, छिन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ना तुम्हारा रूप रहेगा, ना सौंदर्य रहेगा, ना स्वास्थ्य रहेगा, बूढ़े हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, मर जाओगे, रोगी हो जाओगे। अरे ये सच्चाई है, लेकिन इसी को अगर पकड़ के बैठ गए तो इंसान स्वस्थ ही नहीं बनेगा। अनिश्चितता को बड़े होश के साथ हमको समझ, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट लेने लग जाएंगे जब लोग, तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। और गलती से उसको इस रूप में पकड़ ले कि नहीं ये तो खंडित होना ही है, तो हम कोई बड़ा अच्छा विहार बनाए, कोई अच्छी एक्टिविटी शुरू करें बुद्धिज्म की, और पहले ही सोच ले कि अरे ये एक्टिविटी है कितने दिन चलेगी, कुछ दिनों बाद तो खत्म ही हो जाएगी, वो तो जाहिर सी बात है बर्बाद होना ही है।
और अगर हम पूरे होश में रहे कि नहीं ठीक है हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये हमारी एक्टिविटी अगर हमने लोगों को ट्रेनिंग, यंगस्टर्स को ट्रेनिंग देते रहे तो ये कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, तो हमारी संस्कृति बढ़ते जाएगी और धीरे धीरे संस्कृति बढ़ते बढ़ते वो सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाएगी। तो वो पॉजिटिविटी हमको चाहिए। अनिश्चितता को बहुत पॉजिटिविटी के साथ अगर हम लेते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अनिश्चितता का मतलब निराशा के साथ कभी जोड़ना चाहिए, और जब हमको निराशा आ जाए तो उस निराशा को देखते हुए ये कहना चाहिए कि अरे निराशा तू मेरे पास आ गई है, दुख तू मेरे पास आ गया है, स्ट्रेस तू मेरे पास आ गया, टेंशन तू मेरे पास आ गया, आजा कोई बात नहीं है, लेकिन तू तो अनित्य है ना, कितने दिन टिकेगा, तो वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो जब भी हमको जीवन में परेशानी आती है उस वक्त हमको अनिश्चितता को याद करना बहुत जरूरी है, ये थोड़े दिन में चला जाएगा। और जब हमको कोई अचीवमेंट होता है तब भी अनिश्चितता को याद करना जरूरी है। ठीक है आज हमको ये अचीवमेंट मिला है, ये अचीवमेंट जिंदगी भर कायम नहीं रहेगा, हमको कुछ और चाहिए तो हमको और मेहनत करना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। तो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ अनिश्चितता को अगर हम समझने लग जाएंगे तो हम खुद भी प्रोग्रेस करेंगे और हमारी कम्युनिटी भी प्रोग्रेस करेगी। खंडित ही होना है, खंडित ही होना, बर्बाद ही होना है, तो जो हम हासिल करना चाह रहे थे, जिसके लिए योग्य थे हम, वो भी नहीं रहेंगे। तो वो होश हमको होना चाहिए, और होश जो हल्का फुल्का भी माइंडफुलनेस को समझता है कि जीवन को बड़े अर्थ के साथ जीना है एक एक चीज को, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अर्थ ही समझेगा और पॉजिटिवली अपने रूप में उसको अप्लाई करेगा। जो जीवन का सही अर्थ नहीं जानते उनमें निराशावादी बातें पनपती है, और निराशावाद से हमें बचना चाहिए। और इवन अगर हम निराशावादी हो भी गए, स्ट्रेस में भी चले गए, तो हमको इस चीज का होश होना चाहिए कि जीवन भर हम स्ट्रेस में नहीं रहेंगे भाई, इसका भी अंत होना है। जैसे चार्ली चैपलिन ने कहा था, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाए, है तो वो अनित्य ना, तो वो नष्ट होगी। तो ये होश हमको होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। बड़े पॉजिटिवली इस बात को समझना। और हमारे सामने कई उदाहरण है, मैंने तो कई उदाहरण आपको अभी दे दिए, बड़े पॉजिटिवली उन्होंने अनिश्चितता को लिया, और जिसने पॉजिटिवली लिया वो हमेशा आगे बढ़ा है। और जो नेगेटिवली अनिश्चितता को लेकर चला गया है वो न सिर्फ खुद का नुकसान कर रहा है बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान कर रहा है। उदाहरण हमने अपने बुद्धिज्म में देख लिया। जब हमारे पास में रूलर्स थे, पावर था, तो उन्होंने के मन में लोगों ने भावना डाल दी कि भाई ये कुछ कायम थोड़ी रहने वाला है, तो वो अपने कर्तव्य से निष्क्रिय हुए, और जैसे ही निष्क्रिय हुए तो साम्राज्य बर्बाद हो गए। वो होश हमको रखना है कि ऐसी अनिश्चितता हमको नहीं लाना है कि बड़ा नेगेटिव होना है। अनिश्चितता को हमको पॉजिटिवली समझना होगा, उम्मीद, आशा, प्रेरणा के साथ, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लाइफ के संदर्भ में समझना होगा, और ये बड़ी आसानी से हो सकता है। जी विषय जी। और जी कोई और भी कोई क्लैरिटी? जी कोई सवाल होंगे किसी को, किसी के तो पूछ सकते हैं, या फिर कुछ शेयर होगा, शेयर करना होगा, या फिर कुछ चिंतन अगर मन में कुछ निर्माण हुआ होगा तो भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ सर, अनित्यता जब जब आसमान को देखता हूँ ना रात में, तो नवदीप, हाँ चलिए दोबारा बोलिए, मैं थोड़ा कान के पास ले आता हूँ, आवाज बस नहीं। जी कहिए। सर आवाज आ रही है ना आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मैं आसमान देखता हूँ रात में, तारे, सितारे हो गए, और कोई भी साइंस की कोई चीज, जैसे कि जी सन कैसे स्पीड से घूम रहा है, ब्लैक होल वगैरह, तो फिर ना नित्यता उस समय याद आती है कि जी यार अर्थ का हालांकि एग्जिस्टेंस है, पर क्या ही कितना ही वो रोल प्ले कर रहा है। तो फिर जब अर्थ में देखता हूँ तो यहाँ लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही अनिश्चितता को लेकर के यही सब मेरे माइंड में चल रहा है। जी जी बिल्कुल। जी
ये तो बिल्कुल सही है। साइंस को अगर हम देखते हैं बड़े अच्छी तरह से, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट हम में होता जाए तो अनिश्चितता को अपने आप समझ में आता है, ये बात सही है। और व्यवहारिक जीवन में अगर इसको नहीं हम समझ पाते हैं तो सारी गड़बड़ होने लगती है। ये तो है, सच्चाई है। और जो स्थायित्व होता है, इवन अगर हम फिजिक्स को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बोलते हैं ना कि जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा, ये बिल्कुल स्थायी होता है, नित्य होता है, ये अपनी पोजीशन नहीं बदलता है। लेकिन साइंस कहता है कि ये भी नित्य नहीं है। ये जो नॉर्थ है जो हमारा, ये नॉर्थ भी समय के साथ साथ सदियों में ये नॉर्थ भी बदलते रहता है, वो भी नित्य नहीं है। तो दुनिया में कुछ नित्य नहीं है, सच्चाई है। जिसको नॉर्थ आज मान रहे हैं, नॉर्थ पोल मान रहे हैं, वो भी नित्य नहीं है। वो आज के संदर्भ में हमारा नॉर्थ पोल है, सदियों पहले वो नॉर्थ पोल कहीं और था, हो सकता है वो आज का साउथ हो। तो बिल्कुल ये सच्चाई है। और जय भीम, अनित्य नवोदय सर। जी मैं तन्मय। एक प्रश्न आप था जी कि कहिए। ये जो टीचिंग है इसका जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है बहुत बार, तो आपके जी ऑब्जर्वेशन में मेजरली अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से जाए, स्पेशली फ्रॉम, है ना, यंगस्टर्स किस से। ग्रुप, सॉरी माफ कीजिए तन्मय जी, एक और बात थोड़ा सा दोहरा दीजिएगा, हाँ, थोड़ा आ दोहरा रही आवाज? दीजिएगा। हाँ अगर हाँ एज ग्रुप के हिसाब बिल्कुल से आ जाए, रही आ रही, बोलिए फ्रॉम, बोलिए। है ना, हाँ हाँ अगर कोई यंग है, हाँ स्पेशली एजुकेशनल हाँ। फेज से जा रहा है, उसके बाद जॉब, और उसके बाद ओल्ड एज, इस हिसाब से अगर जाए, तो ऐसे मेजर ऑब्जर्वेशंस आपको कैसे क्या दिखते हैं? मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके परिणाम क्या है इस मिस इंटरप्रिटेशन के? नहीं देखिए तन्मय जी, मेरा तो ये नहीं मानना है कि मिस इंटरप्रिटेशन में एज कोई फैक्टर होता है। हाँ। मैंने शुरुआत में सिर्फ इतनी बात कही थी कि बहुत अच्छी तरह से अनिश्चितता को समझना एक छोटे बच्चे के लिए लगभग मुश्किल होता है, अगर वो सामान्य बुद्धि का हो। विलक्षण बुद्धि का हो तो छोटे बच्चे को भी अनिश्चितता समझना और समझाना बड़ा आसान हो जाता है। उसका कारण एज फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा था कि एक्सपीरियंस कम होता है, तो एक्सपीरियंस कम होने की वजह से हम में ये भावना ज्यादा होती कि जो है वो हमेशा रहे। अब जैसे हम थोड़े बड़े होने लगते, उदाहरण के लिए जब आप केजी में पढ़ते थे, आपके बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, नर्सरी में बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, और जैसे आप क्लास 1 में एडमिशन लिया तो आपके कई दोस्त आपसे अलग हो गए क्योंकि उन्होंने आपके स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। तो एक छोटे बच्चे के लिए अनिश्चितता का लेसन पहला ये होता व्यवहारिक स्तर पे कि अरे मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरी बड़ी अच्छी सहेली थी, मेरे साथ बैठते थे और आज मेरे साथ नहीं है। तो वो, चूंकि हम अनुभव आश्रित बात कर रहे हैं यहाँ पे, बौद्धिकता की बात नहीं कर रहे। किसी भी बात को समझाना बड़ा आसान है, बोलना बड़ा आसान है कि सब चीज अनित्य हो, लेकिन उसको फील करना, जब हम सिचुएशन को फेस करते हैं तब फील करते हैं। तो इस तरह से कोई छोटे बच्चे भी जो होते हैं वो बड़ी अच्छी तरह अनिश्चितता को समझ जाते हैं। जो थोड़ा सा बुद्धिस्ट टीचिंग में या अनिश्चितता की टीचिंग में के संपर्क में ज्यादा रहते हैं तो बड़ा अच्छा उदाहरण देते आप अनिश्चितता की बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन इन जनरल मैं ये नहीं कहूंगा कि एज बहुत बड़ा फैक्टर होती है, थोड़ा फैक्टर होती है। अब जैसे हम यंग एज में जब आते हैं तो यंग एज में एक अलग तरह का उत्साह होता है और उस वक्त लगता है कि जो है सब कुछ हमारे हाथ में है। हर युवा को ऐसा लगता है जब वो एक टीनेजर होते हैं और जो एडल्टहुड में जाने लगते हैं, बड़े अपने आप को सब कुछ समझने लगते हैं। वो जैसी एज क्रॉस होती है तो फिर हमको हो जाता है कि अरे नहीं भैया, जो हमने बड़े बड़े सपने पाल के रखे थे सब कुछ वो नहीं है, कुछ और भी है जिंदगी। तो कहीं कहीं पे एज रोल प्ले कर सकती है, करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एज कभी रोल प्ले नहीं करती है। 90 साल के बूढ़े में भी 2 कौड़ी की अकल आपको कईयों में नहीं मिलेगी अनिश्चितता को लेकर। तो ऐसा नहीं कि किसी ने एज हासिल कर ली तो वो बड़ा अच्छी तरह अनिश्चितता को समझ पाएगा, ऐसा। यहाँ मिस इंटरप्रिटेशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुद्धिज्म के अंदर अनिश्चितता को लेके ट्रेडिशनल टीचिंग में बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। और अगर आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, टीम में से कोई भी मेंबर हो जिसने अनिश्चितता को एक नेगेटिव रूप में लिया है।
जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निराशा के रूप में हमारे सामने रखा जाता है। मैं कहता हूँ निराशा के रूप में नहीं रखना चाहिए, ये बड़ा आशावादी सिद्धांत है, बड़ा पॉजिटिव सिद्धांत है, बड़ा साइंटिफिक सिद्धांत। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था। मेरे ख्याल से एज की जो बात की थी मैंने सिर्फ उसी संदर्भ में कही थी। ये नहीं कहूंगा कि हर टीनेजर जो है वो बेवकूफ होता है, हर बच्चा बेवकूफ, बिल्कुल नहीं। और हर बूढ़ा बड़ा विद्वान होता है कि उसने जिंदगी देख ली, ऐसा नहीं होता है। कम ही लोग होते हैं जो उम्र के साथ साथ सीखते चलते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं उम्र के पहले ही बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो एज इतना बड़ा फैक्टर नहीं है मेरी नजर से। नेगेटिव इंटरप्रिटेशन के बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि वहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। जी तन्मय। यस, थैंक यू। एक्चुअली ये प्रश्न मैंने इस हिसाब से पूछा था। वन ऑफ माय फ्रेंड वो थोड़ा अभी मोनास्टिक लाइफ की तरफ थोड़ा अलाइन हो रहा है। तो जब भी कुछ कन्वर्सेशन होता है, ही इज वेरी यंग, तो कभी कभी लगता है मुझे, जैसे आपने बताया कि आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा, तो हिज फैमिली इज डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। एजुकेशनली भी वो बहुत बढ़िया कर रहा था। जैसे जैसे आगे कुछ चीजें चली गई और उसके जो मेंटरशिप है, मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा क्या प्रैक्टिस कर रहा है वो या कुछ नहीं, लेकिन जब भी ये बात आती है तब भी वो थोड़ा सा मूवमेंट के हिसाब से मुझे थोड़ा सा निगेटिव लगता है कि व्हेन यू हैव वेरी यंग रिसोर्स इन योर मूवमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा कर रहा है एजुकेशनली भी, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है उसे। तो ये अनित्यता के हिसाब से जब भी हमारी बात होती है तब ही साउंड्स वेरी मच नेगेटिव टू मी। तो मे बी इट्स माई इग्नोरेंस, मे बी वो बहुत अच्छा बोल रहा है, मे बी मेरा उतना अच्छा स्टडी नहीं होगा, लेकिन वो एक कन्वर्सेशन है जो कि मुझे आप जो बात कर रहे थे उससे मैं मोस्टली रिलेट कर पा रहा हूँ। यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। मैं सिर्फ यही आपके दोस्त के संदर्भ में भी ये कहना चाहूंगी, अगर वो नेगेटिव सेंस में अनिश्चितता को ले रहे हैं तो उनको पॉजिटिव सेंस इसका ढूंढना कोशिश करना चाहिए। मोनास्टिक लाइफ में जाने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उनका नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, हो सकता है बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन उसको भी बड़े सकारात्मक तरीके से हमको समझना होगा और उसके प्रॉस एंड कॉन्स को भी समझना होगा मोनास्टिक लाइफ के। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल यही विचार मेरे मन में भी एक लंबे समय तक रहे थे। और इसके मैं जब आगे बढ़ता गया, मुझे वहां जाने के बाद करीब से जब उनको देखा, मंक्स की लाइफ स्टाइल को, उनकी जीवन शैली को, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जो हमारे गृहस्थ लोग हैं उनसे काफी ज्यादा अच्छे हैं कई मामलों में, अधिकांश मामलों में। क्योंकि जो चीजें हम सोच के जा रहे थे कि उस लाइफ में होती होगी, उससे बहुत सारे लोग उल्टे दिखे और उसमें बहुत बड़ी निराशा होती है। तो आपके दोस्त को भी ये थोड़ा सा होश होना चाहिए कि भाई कहीं जो है उससे नुकसान ना हो जाए समय का और अपने स्वास्थ्य का और अपने सब कुछ का, क्योंकि बड़े क्रूशियल टाइम पे है। तो ये थोड़ा सा होश रखना बहुत अच्छा होगा, वरना बहुत मेरे अपने एक अजीब और अनुभव लंबा है, यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता हूँ। हेलो, है बड़ी परेशानी होती है, तो होश होना हमको बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हम लोग जिस आदर्श की तलाश में जाते हैं, पता चलता है कि वहां आदर्श नाम की कुछ चीज नहीं, वो थोड़ा सा होश है। जी जी, यस, थैंक यू सो मच। वैशाली जी का शायद कुछ उनको कुछ बोलना था। जी भाई, बोलिए अभी, वैशाली जी बोलिए। हाँ, सर ने बोला ऑलरेडी कि मुझे यहाँ शेयर नहीं करना है, पर वो प्रोज एंड कॉन्स मुझे जानने हैं। आई एम क्यूरियस अबाउट इट। मोनेस्टिक लाइफ के यू मैंने एक्सपीरियंस द मोनेस्टिक लाइफ, राइट? तो मुझे जानने हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताना चाहूंगा, क्योंकि मोनास्टिक लाइफ को जब हम त्रिपिटक में पढ़ते हैं, मतलब बुद्धिस्ट लिटरेचर में पढ़ते हैं, तो हमारे लिए वो एक आदर्श अवस्था होती है। क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि भाई जो सांसारिक इंसान है, इसकी अपनी कुछ मुश्किलें, अपनी कुछ परेशानियां होती है, जिसके चलते थोड़े बहुत जीवन में समझौते करने पड़ते हैं। कुछ हद से ज्यादा कर लेते हैं और जो हद से ज्यादा नहीं करते वो भी थोड़े बहुत समझौते करके रहते हैं। और भिक्षु का जीवन जो होता है बिल्कुल आदर्श जीवन होता है। उसमें पूरी पारमिताएं मिलेगी, हमको करुणा मिलेगी, अहिंसा मिलेगी, समता की भावना मिलेगी और दान भावना मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, सारे आदर्श हमको वहां पे दिखने लगते हैं।
मैंने जब पहली बार बुद्धा एंड हिज धम्मा को पढ़ा था, तो वो बाबा साहब ने जिस तरह से संघ को लिखा है, बाप रे बाप, अद्भुत विश्लेषण। ऐसा लगा था कि इससे ज्यादा आइडियल तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है, कि भाई वो अपना निजी कुछ नहीं रख रहे हैं, सिर्फ 8 चीजें उनकी अपनी है, बाकी सब कुछ संघ का है। तो इतने आदर्श लगने लगे थे कि लगा कि बाप रे बाप, इतना अच्छा जीवन। जब वहां जाके देखा तो इससे बिल्कुल विपरीत था। हर भिक्षु के पास में निजी सामग्री, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, फिर ये मेरी कार है, ये मेरा है, यहाँ से शुरू हुआ। चलो ठीक है भाई, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया। फिर जब बातचीत शुरू हुई, पता चला इतना अहम, मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। और तमाम किस्म की जो बुराइयां जो आम इंसान में होनी चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा मोनास्टिक लोगों में दिखती है। क्यों दिखती है? कारण है, क्योंकि वो हमारी तरह पारिवारिक नहीं होते हैं, तो काफी विकृतियां, मनोविकार उनमें आने लगते हैं। तो मैं फिलहाल इतना ही कहूंगा, ऐसी कोई बुराई नहीं है जो मैंने उनमें नहीं देखी हो। तो उसके बाद मुझे लगा कि हम जो सांसारिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, इनमें हम में कितने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। हम अपने दोस्तों को देखते हैं, आस पड़ोस कई लोगों को देखते हैं जो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। वो बड़ी अच्छी तरह दान करते हैं, बड़े करुणा से जी रहे हैं, बड़ी अहिंसा की भावना है, बड़ी अच्छी अच्छी बात है उनमें। और सेवा भावना, मिशन के लिए कुछ करने का जज्बा, और लगातार कर जी रहे जी हैं। जी। पैसा वाला इंसान अ, नहीं। और हाँ जी। वहां तो ये है कि इंसान को, गरीब इंसान जब भिक्षु बन गया तो 10 रुपए के लिए भी कुछ भी हरकत कर सकता है। तो वो सारी चीजें जब देखी तब एहसास हुआ कि नहीं, बाप रे बाप, ये बड़ी गड़बड़ है। मैं फिलहाल यहाँ नहीं। पे इतना ही कहूंगा, और जी जी। ज्यादा नहीं क्या। नहीं, आपने जी ये एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके वजह उस बेसिस पर भी ये क्वेश्चन पूछा। और मेरा भी एक्सपीरियंस था अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। कुछ वियतनामीज नन्स मेरे साथ थी। तो वापस आते वक्त वो मुझे बता रही थी कि मैंने उनको पूछा ना कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज अ नन। तो उन्होंने बोला कि देखो, अभी हमको लेट हो गया था आते आते, तो मतलब 11:30 हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि देखो, अभी हम घर मतलब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो अगर हम सांसारिक होते तो हमको चिंता रहती कि बाबा हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, या हस्बैंड क्या बोलेगा, सास क्या बोलेगी, राइट। तो अभी वैसा कुछ नहीं जी है, तो वो फ्रीडम हमको ननहुडू में मिलता है। तो वो, पर मैंने तो सुन लिया उस टाइम, पर उसके बाद में चिंतन में चली गई जी कि बाप रे, ननहुड का मतलब या मंकहुड का मतलब ये होता है कि फ्रीडम चाहिए आउट ऑफ दिस सांसारिक लाइफ, राइट। तो ये रीजन तो जी मुझे जायज नहीं लगा उस दिन, पर इसी उस कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा था। जी जी हाँ जी। जी जी। नहीं, मूल रूप से तो वो बड़ी आदर्श व्यवस्था है ही। और सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर परिवार नहीं रहेगा तो आप 100% डिवोशन अपने मिशन के लिए, धम्म के लिए दे सको। लेकिन ऐसा व्यवहारिक रूप से बुद्ध के जीवन काल में भी नहीं हो पाया था। कई भिक्षु बुद्ध के जीवन काल में हमने देखा कि वो भ्रष्ट आचरण में चले गए थे। तो आज कैसे हो पाएगा? तो ये एक बड़ी व्यवहारिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या है प्रॉब्लम? बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके चलते संघ अपना आइडियल वे में नहीं जी पाया है। तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ वहां पे है। लेकिन अगर संघ आइडियल में नहीं है तो हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और सारा दोष भिक्खु भिक्खुनियों पे मर दे, तो अब तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हमारा प्रयास है कि किस तरह से हम लोग रिक्रिएट कर सके, एक मॉडर्न संघ के रूप में अपने आप को डेवलप कर सके, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल पारिवारिक रहे, बिल्कुल सांसारिक रहे, लेकिन एक जीवन का एक अच्छा खासा भाग प्योरली धम्म के लिए हम लगा सके। ऐसी अगर हम कोशिश कर पाएंगे तो वो नुकसान नहीं हो पाएगा। वरना धम्म का जो नुकसान हुआ संघ की वजह से, वो अगर संघ में करप्शन नहीं होता, मॉरल लेवल पे भी और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी, तो हम लोग का धम्म नष्ट नहीं होता। बस यही थोड़ी सी कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम ये कर पाए। प्रॉब्लम्स तो वहां पे है, बहुत सारी है। आप अगर और डीप जाएंगे तो आपको खुद ही देखने मिल जाएगी, इतनी ओपन है वहां पे प्रॉब्लम, कि हल्की सी भी आपकी उनसे दोस्ती हो जाए, आना जाना हो जाए, तो बिना कुछ कहे आपको काफी कुछ देखने मिल जाएगा। किसी को भी, हर किसी के लिए है ये चीज।
जी जी जी, वो इंट्यूशन आ ही रहा है मेरे मन में इसलिए मैं दूर ही हूँ उससे जी, क्योंकि ये इतनी ज्यादा छुपी हुई नहीं कि उसको ढूंढना हमको मुश्किल होगा, बड़ा आसान है। बोध गया में कुछ दिन रह लीजिए, बहुत कुछ हमको देखने मिल जाता है जिसकी वजह से हम लोग को नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको दिखती है। किसी भी ट्रेडिशनल उसमें चले जाइए, सेट में या साइट में या होली जगह, वहां पे सब दिखने लगेगा। तो वो है गड़बड़ थोड़ी सी, लेकिन उसका हमको निराश ना होते हुए आशा के साथ ही उसको डील करने की कोशिश करना चाहिए। एक एक प्रश्न है रत्नेश जी, मेरे ख्याल जी, से यहाँ पर संघर्षशील भी होगा। संघर्षशील आएगा? नहीं। संघर्षशील थे शायद, अभी गए। हाँ तो बहुत बात होती है संघर्षशील के साथ। लास्ट टाइम एक बात हुई थी कभी कभी एक जी सेंस होता है, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मूवमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कि जी हम बहुत ही आइडियलिस्टिक, बहुत ही आइडियल हमारे सामने। ऑफ कोर्स वी हैव बाबा साहब, वी हैव बुद्धा इन फ्रंट ऑफ अस, so after them, जी whenever we try to work in the movement or in any type of work, do we really जी expect that leader or that someone who is leading that organization to be very ideal, to be very ideal हाँ in every, जी। in every aspect, in every area of his life or whatever he is doing? तन्मय जी, इसको हमको दो रूप में समझना होगा। एक आइडियल हमारा एक फॉल्स आइडियल हो जाता हम्म, है, यूटोपियन आइडियल, हम्म, कि हम लोग सोचते कि अरे बाप रे, परफेक्ट मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अरे वो इंसान है, तो वो इंसान है, वो हंसेगा भी, मुस्कुराएगा भी, मजाक भी करेगा। क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं। लेकिन भाई, हर कोई आइडियल नहीं हो सकता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। चलो, थोड़ी बहुत दारू पी लेता है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत गैम्बलिंग कर लेता है तो कोई बात नहीं है, थोड़े इधर उधर 5-6 अफेयर चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम्म, तो ऐसी वीकनेस को भी अगर हम जस्टिफाई करने लग जाए इन द नेम ऑफ कि कोई आइडियल नहीं हो सकता है, तो यहाँ से गड़बड़ है। तो वो जो आइडियल इमेज है ना, एक जो फॉल्स इमेज हो जाती है, वैसी भी ना बनाइए। और जब हम उस पर रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो इतना भी रिलैक्सेशन मत करिए कि वो पंचशील एक तरफ है और ये जो हमने जिसको बनाया बोला चलता है चलता है चलता है। वो चलता एटीट्यूड हो जाएगा तो फिर वो किस हद तक गिरने लगेगा हमारा लीडर। और वो जब लीडर गिरेगा तो पूरी कम्युनिटी को लेके गिर जाएगा, क्योंकि वो हमारा आइडियल है। तो वो हमको बड़ा उसमें जागरूक होना चाहिए। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। पॉलिटिकल लीडर का आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो वहां आपको समझ आ जाएगा कि लीडर जब बिकता है तो कैसे पूरी की पूरी कम्युनिटी बिक जाती है। उसका उदाहरण मैं यहाँ नहीं दूंगा। किसी भी एक लीडर को, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ले सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक ऐसा आदमी जो कुछ सालों पहले सोशल मीडिया पे जो होता था कथित बहुजन ग्रुप है, इसका एक नायक बन के उभरा था। नाम है उनका दिलीप मंडल। दिलीप मंडल जो थे इंडिया टुडे के एडिटर भी बने। हमारे भी दोस्त थे, कई बार साथ में खाना पीना बैठना उठना हुआ है उनके साथ, और बातें होती रहती थी, मेरे ऑफिस में आते थे। बड़ा उनको, काफी लोग उनसे प्रभावित रहे हैं। उनका एक अगर वो स्टेटस डालते हैं तो 1000-1500 लाइक और पता नहीं कितने शेयर होना सामान्य बात थी। और हमेशा वो एंटी ब्राह्मण एजेंडा पे, एंटी फासिस्ट एजेंडा पे लिखते रहे। तो लोग, उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। अभी इस चुनाव से पहले, क्योंकि वो अच्छे इन्फ्लुएंसर है, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी है, कुल के नाम कहता हूँ, बीजेपी ने खरीद लिया या पहले से ही वो बीजेपी के एजेंट रहे होंगे, हमको नहीं पता। वो खुल के बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और फासिस्ट एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। तो उनके फॉलोअर्स में अभी थोड़ी ही कमी आई है, खास कमी नहीं आई है। इमेज पे हल्का सा उनकी गिरावट आई है, खास नहीं आई।
तो ये हमारे लोगों का, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनका मानसिक स्तर दिखा रहा है कि अरे भाई, तुम्हारा जिसको तुमने अपना बौद्धिक नेता मान लिया था, उसने अपनी बौद्धिकता अगर बेच खाई तो तुमको उसको छोड़ देना चाहिए था ना, त्यागना चाहिए था ना, लेकिन नहीं त्याग रहे हो। तो इसका मतलब आपने ये मान लिया कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि नहीं, हर कोई व्यक्ति 100% आइडियल नहीं हो सकता है। अरे 100% आइडियल नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जिसको हम अपना आदर्श मान रहे हैं उसको 90% तो आइडियल होना चाहिए, 90 में तो 80% तो होना चाहिए। अगर हर चीज में वो सामान्य इंसान से भी ज्यादा गिरने लग गया और फिर भी हम उसको आइडियल मानते रहे, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, और इससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, हमारी फ्यूचर जनरेशन का भी नुकसान हो रहा है। तो जिसके पास में भी लीडरशिप हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल मीडिया पे हो, उसको अपनी राइटिंग में, अपने जिस भी फॉर्म में वो अपने सामने आ रहा है, कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा भाई, ऐसा जो सामान्य इंसान से अच्छा हो। अगर वो सामान्य इंसान से ज्यादा गया गुजरा हो गया, तो फिर काहे का आइडिया। तो उतना होश हमको रखना जरूरी है। इस होश के नाम पे इतने स्ट्रिक्ट भी मत हो जाइए कि बेचारा हंसना मुस्कुराना भी भूल जाए। नहीं नहीं, जिंदगी जीने का हर किसी को अधिकार है। खूब हंसिए, खूब खेलिए, खूब मुस्कुराइए, ये गलत नहीं है, लेकिन गलत इंटेंशन के साथ जब हमारा काम होने लगता है, तो भाई समझ जाइए कि वो अब आइडियल नहीं रहा, और उसको साइडलाइन करना शुरू कीजिए। हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग आसक्ति में आ जाते हैं कि एक बार किसी को सिर पे बैठा लिया, वो पूरे मूवमेंट को भी बेच खाएगा, तो भी वो हम उसको सिर पे ढोते रहेंगे। इसने वो काम अच्छा किया तो वो याद दिलाएंगे, और उसके बाद इसने कितने काम गलत किए वो हमको चिंता नहीं रहेगी। तो उससे थोड़ा सा हमको बचना चाहिए। तो व्यवहारिक, लोग व्यवहारिकता का एक बड़ा नेगेटिव अर्थ निकाल लेते। व्यवहारिक का मतलब लोग निकालते एडजस्टमेंट करना, ऐसा नहीं। व्यवहारिक का मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब जो सही है उसको सही मानो, गलत है गलत मानो। जीवन में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट हर इंसान को करना पड़ते, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम में होनी चाहिए। कट्टरता का बुद्धिज्म में कोई स्थान नहीं। कभी कभी मुझे कई लोग बोलते, अभी तो राड़ी में गया था, बोला बौद्धों को कट्टर होना चाहिए। अरे मैंने कहा, अगर कट्टर हो गया कोई व्यक्ति तो बेचारा बौद्ध कैसे रहेगा। बुद्ध तो बड़े फ्लेक्सिबल थे। बुद्ध के सामने जब कोई चुनौती लेके आता था कि बुद्ध ये गड़बड़ होगी, तो बुद्ध बोलते ठीक है, ये गड़बड़ है तो मैं अपने रूल में बदल लेता हूँ, फ्लेक्सिबल हो। कितने नियम उन्होंने विनय में लोगों को कहने पे, कंप्लेंट्स के आधार पर बनाए हैं, बदले। तो बुद्धिस्ट बड़े फ्लेक्सिबल होते। तो कट्टरता तो बुद्धिज्म में कभी हो ही नहीं सकती। फ्लेक्सिबल होने के नाम पे, लेकिन ये नहीं होना कि अपने सिद्धांतों से भी समझौता कर लो। सिद्धांत से कोई समझौता नहीं, रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी चले। तो हमारे सिद्धांत क्या है? शील समाधि प्रज्ञा, जो कठिन शब्द हैं बड़े, उसमें शील, शील तो हमारे लिए बड़ा समझने में आसान है। शील के कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हमको बुद्ध ने दे दिए हैं। उस मोटे पॉइंट पर यथासंभव अगर हम उसको पालन कर सके, यथासंभव शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई मर रहा है और उसको वही ठंडी से और किसी ने ब्रांडी पिलाने, अरे बुद्ध ने कहा था कि शराब सुरा मेरे मत, मैं पीऊंगा ही नहीं। अरे ठंडे देश में बर्फ में है, कोई आपके लिए ब्रांडी लेके आ गया, पी लिया, जान बच गई, बड़ी अच्छी बात है, क्या बुराई है। लेकिन उसके नाम पे बोले कि नहीं उस व्यक्ति ने पिया था तो मैं तो रोज पीऊंगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो वो बुद्धिकता हमको रखना पड़ेगा कि कहाँ वो सही है, कहाँ वो गलत है। वो हमको विवेक का इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसलिए जो पंचशील है वो लॉ नहीं है, नियम नहीं है, वो सिद्धांत है। तो उसको सिद्धांत के रूप में जब हम समझने लगते हैं, कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। लेकिन सिद्धांत के मामले में हमने ये कर लिया कि सिद्धांत है, इसमें तो सब कुछ तोड़ना चलेगा, तो वहां से गड़बड़ हो जाएगी। उद्देश्य हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए, नियम सब सेकेंडरी है। जी। एक एक इसी को लेकर एक बात कहना चाहूंगा। एक लेक्चर में उस वक्ता ने अपना चिंतन रखा था। वहां पर उन्होंने कहा, जैसे कि आपने कहा कि कट्टर अगर कोई होता है तो वो मूलतः बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकता। कोई नहीं तो सकता। इसी तरह उन्होंने इसी चीज को ऐसे रखा था कि कोई भी राष्ट्र बुद्धिस्ट राष्ट्र हो ही नहीं सकता। तो और कोई भी बुक बुक कहा था या क्या, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसलिए नहीं बोलूंगा ज्यादा। लेकिन कोई राष्ट्र मूलतः बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई अगर राष्ट्र रिलीजियसली जा रहा है ना, आज तक के हमारा जो हिस्ट्री है, मुस्लिम नेशन, हिंदू राष्ट्र और ये सब, वहां पर आपको फोर्स होता है
कोई चीज करने के लिए। और मूलतः बुद्धिज्म में आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और वो आप खुद आगे लेकर लेते हो। तो इसलिए आइडियली देर इज नथिंग कॉल्ड बुद्धिस्ट नेशन, और ऐसी संकल्पना ही नहीं है। वो मूलतः कॉन्ट्रडिक्शन है वो बुद्धिस्ट टीचिंग्स के लिए। बिल्कुल तो जी। थैंक यू सो मच। इसीलिए हम बुद्धिस्ट नेशन की बात नहीं कर रहे, हम एक बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन की। यस। बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन और बुद्धिस्ट नेशन में फर्क है। वही सेक्युलर और दूसरे को रिस्पेक्ट करने की फीलिंग जो है वो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन में हमेशा रहेगी। अशोक में भी ऐसी कट्टरता नहीं थी। ये तो अभी बर्मा और श्रीलंका है, नए नए हमारे सामने कट्टरपंथी बौद्ध उभर के आए और इन्होंने पूरे बुद्धिज्म को बर्बाद और बदनाम किया है। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। जी और बाबा साहब ने मुझे इसके लिए लगता एक बड़ी अच्छी बात कही थी। जयदीप भाई एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, फिर आप कीजिएगा। बाबा साहब ने नागपुर में 1956 में एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं संपूर्ण भारत को बौद्धमय या बुद्धमय बनाना चाहता हूँ। ये नहीं कहा था कि मैं बुद्धिज्म को स्टैब्लिश करना चाहता हूँ स्टेट रिलीजन। बुद्धमय, बुद्धमय जहां पे आ जाएगा तो वहां पे वही शब्द जो आपने कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाली बात आ जाएगी। हर एक मतलब हर एक नहीं, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी, एक अच्छी खासी संख्या में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ जाए। अरे कुछ लोग नहीं मानेंगे तो हम उसको तब भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है भाई, लेकिन सही चीज ये है आपका चलेगा। उस तरह की बात जो है बुद्धमय बनाना भारत, वो बात बाबा साहब ने जो कही थी एग्जैक्ट वही बात है जो अभी आपने कही कि फोर्स वाली बात नहीं है, बुद्धिस्ट स्टेट वाली बात। जी जी जी। जयदीप भाई कुछ कह रहे थे? जी रत्नेश सर, मैं यही कह रहा था कि समय हो चला है, 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो आज के क्लास की जो है हम लोग कंक्लूडिंग की तरफ बढ़ना चाहेंगे। तो इसके बाद में अगर कोई सवाल होंगे तो हम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं और रत्नेश सर उसका जवाब देंगे, या फिर अगले क्लास में भी उसको वो जवाब देंगे रत्नेश सर। तो ग्रुप खुला है चर्चा के लिए। अब ग्रुप में हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानना चाहूँगा रत्नेश सर का कि हमेशा की तरह आपने बिल्कुल अपना अमूल्य जो समय है यहाँ पर दिया है, अमूल्य मार्गदर्शन हमको दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा मैं योगेश भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा त्रिश्रम पंचशील, विधायक पंचशील का पठन किया और अभी वो धम्मपालन गाथा भी लेंगे। आतिश भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो टेक्निकली रूप से इस क्लास का उन्होंने सुचारू ढंग से शुरू रखने के लिए उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। और हमारे जो टॉक्स को जो इकट्ठा करने का जो काम चल रहा है, तो योगेश भाई के साथ में आतिश भाई भी वहाँ पर जुटे हुए हैं। तो आतिश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभी ने यहाँ पर आकर इस क्लास को एक अच्छा सक्सेसफुल करने के लिए आपने योगदान दिया। तो इसके साथ में हम लोग रुकना चाहेंगे। मैं योगेश भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो धम्मपालन गाथा के साथ में आज की क्लास का समापन करेंगे। सबकी तरफ से जयदीप भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आप अच्छी तरीके से अपने क्लास का फॉलोअप लेते और लास्ट तक जुड़े रहते हैं और सबको बनाए रखते हैं। तो हम धम्मपालन गाथा लेंगे और आज का सत्र की समाप्ति करेंगे। तो सब अपने अपनी जगह पे हाथ जोड़ लेते हैं। हम धम्मपालन गाथा लेंगे। सब पाप सकरनन कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं भूतान शासनं तमं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारी सुखं सेति
अस्मि लोके परं नित्यं न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। धन्यवाद।